ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूएनडीपी द्वारा जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, एसडीआई से जोड़ूंगा और वहाँ से स्टार्ट करूंगा। उससे पहले एक दो बातें मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी के दिमाग में कैसे घुसना है, मतलब यूपीएससी को कैसे समझना है। अगर मैं एक उदाहरण देकर, हालांकि उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं। दोस्तों, 15 तारीख से, इसी 15 अप्रैल से मैं जो है सो हिस्ट्री का ऑप्शनल स्टार्ट करने वाला हूं। 8 से 9:30 टाइम होगा। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 7000448128। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं गूगल मीट पे करूँगा। जो भी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई खर्च नहीं होगा। असल में मैंने यूपीएससी को इतना ज़्यादा जिया है कि मैं तो गांव में मतलब नॉर्मली काम करता हूँ। मतलब क्या बताऊँ, बहुत दिल से काम करता हूँ। 7000448128। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे आप लोग मैसेज कर सकते हो। 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, 9:30 तक ये चलेगा। 15 तारीख से नंबर है 7000448128। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी कंपीट करने के लिए कैसे यूपीएससी के दिमाग में घुसना है। यूपीएससी के दिमाग में घुसने के लिए एक शब्द बताऊं, ब्रेन वॉश एक कॉन्सेप्ट होता है, ब्रेन वॉश। अब ब्रेन वॉश में क्या होता है कि यहां पे टेररिज्म की बात होती है। एक गुड टेररिज्म होता है, एक बैड टेररिज्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये बातें समझते होंगे। जब यहां पे ब्रेन वॉश कोई इंटरनेट के जरिए करता है, कोई व्हाट्सएप के जरिए करता है, और आजकल इंस्टाग्राम भी एक चल रहा है। इंस्टाग्राम के जरिए भी एक बात बताऊं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे थे जिनका फेसबुक एकदम ओपन रहता था, इंस्टाग्राम एकदम ओपन रहता था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण उन लोगों का एकदम ये सब ब्लॉक, कोई नहीं देख सकता, ऐसे नहीं मार सकता है। देखो, पब्लिक लोग अलग तरह के होते हैं जो मतलब एकदम फ्री होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, ओपन रहता है। खैर छोड़िए, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का ये है कि मैं क्या बोल रहा था, ब्रेन वॉश। इंटरनेट के माध्यम से 5 इंसान को चूज किया जाता है, 5 इंसान को, 10 इंसान को, 15 इंसान को। ये बड़ा एक्सपर्ट पर्सन होता है और ये इस तरह से माइंड को पढ़ता है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या नहीं पसंद है। अगर पसंद है तो उसके टेबल पर जाकर के लेज रख दिया, उसके टेबल पर जाकर के टॉफी रख दिया। मतलब अगर उसे ये इस तरह की मीठी मीठी बातें पसंद है, वो उस तरह की बातें किया। उसे कहाँ घूमना पसंद है, किस तरह से वो, मतलब उसके हर एक बिहेवियर को ये इंसान पता करता है। पहले पता करने के बाद उसके माइंड को अपने इस तरह से कब्जे में ले लेता है। यही जिहाद है, इसी से हमारे कौम का विकास होगा। इसको बोलते हैं ब्रेन वॉश। और यकीन मानो, इस ब्रेन वॉश को मैंने पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोगों को देखा है। इसने जो कहा वही तो ये इंसान ने वही किया, वही लिख दिया। मतलब आपको मैं कहना ये चाहता हूं कि ब्रेन वॉश बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये कुछ लोगों के पास बहुत भयंकर कला होता है, उस कला से इसका ब्रेन वॉश करके मतलब इनको मतलब लॉन वोल्फ अटैक बॉम्ब भी बना देता है। मतलब इसके पास समझ ही खत्म हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि ये तो इसका सारा बात मान रहा है और ये जैसे जैसे इसको नचाएगा वैसे वैसे और बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने पर्सनल लाइफ में भी लोगों को देखा है। अब देखो, ये इंसान क्या है, हमारे पास अपना दिमाग नहीं है। एक्चुअल में क्या होता क्या है कि मैंने देखा है, कुछ लोग मतलब इतना ज्यादा मतलब ब्रेन वॉश करते हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं बता नहीं सकता हूं। मतलब जैसे ये इंसान इस इंसान के दिमाग में घुस जाता है, उसी तरह से यूपीएससी का जो पैनल है, वो पैनल किस तरह से क्वेश्चन बना रहा है, क्यों बना रहा है। अगर वैकोम सत्याग्रह हो रहा है तो क्यों पूछ रहा है? 100 वर्ष हो गए इसलिए पूछ रहा है, या आप जितने भी सोर्सेज उठाते हो, या गांधी जी के बारे में पूछ रहा है, या इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है, या पलाम अनुपात के बारे में पूछ रहा है, या गिनी गुणांक के बारे में पूछ रहा है, या कौन सा रिपोर्ट कौन निकालता है। यूपीएससी क्यों पूछेगा? अब ये इलेक्शन कमीशन आ रहा है, क्यों पूछेगा? उसके दिमाग में घुसने का कोशिश करो। देखो, जैसे ये इंसान आपके दिमाग में घुस करके आपके दिमाग को, देखो कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग अगर किसी से बातचीत करते हैं तो बहुत ज्यादा, अब हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है कुछ लोगों का, ये दिमाग में ऐसा ही लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा तो पढ़ाई का कवर करेगा आदमी को लगता है कि नहीं मैं सही जा रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है। देखो, ये सब मोटिवेशन और सीखने की चीज है। यूपीएससी के दिमाग में कैसे घुसना है, अगर आपने ये चीज सीख लिया, यकीन मानो आप बहुत आगे जाओगे। बार बार कहता हूं दोस्तों, गंदे अराजक तत्व से बच करके यूपीएससी को अपना टारगेट बनाइए, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं रहेगा, सब आपको छोड़ के चला जाएगा। जैसे मैं एक बात बताऊं,
दिसंबर के आसपास मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया मेरे साथ। मेरे पापा कैंसर से पीड़ित थे और मैं बहुत परेशान था। मैं 5-6 बच्चों से पास गिड़गिड़ाया, पैर पकड़ा, बहुत सारे रिक्वेस्ट की, लेकिन कुछ ऐसे इंसान थे, नहीं इनके पास बिल्कुल नहीं जाना है, एकदम रोक दिया इनको। तो खैर, इनके रोकने से या कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ह्यूमैनिटी, पहले ह्यूमैनिटी आप सीखिए, उसके बाद आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर मतलब कुल मिलाकर एक और बात बताऊं, पहले 2-3 दिन पहले एक लड़के ने मुझे कहा, सर ऐसा सोचे नहीं थे इंसान ऐसा करेगा। अब यहां पर मैं कुछ नहीं बोल पाया। मतलब मैं उसी इंसान को, 2-3 इंसान को कहता था, सर उठा करके शान से कहता था, मेरा ये करेगा, ये बहुत अच्छा है। मेरा सर झुक जाता है। यार प्लीज़ अपने माँ बाप का सर मत झुकने देना। यूपीएससी जरूर कंप्लीट करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। कुछ लोगों के साथ किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जरूर अपना आगे बढ़ना, ये आपसे अपील है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम जो हमारा टॉपिक है। और ऑप्शनल ध्यान रखना दोस्तों, ये 15 तारीख से मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर मेरा अगेन लिख रहा हूँ 7004481728। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि आर्टिकल बहुत अच्छा है। और यहाँ जो मैं आर्टिकल करने वाला हूँ वो मेनली वुमेन्स को लेकर के है। अब वुमेन्स को लेकर के क्या है, आपको एक बात बताऊं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये HDI जो निकाला जाता है, इसमें 3 बातें ली जाती है। 3 बातें ली जाती है, जीवन प्रत्याशा लिया जाता है, एजुकेशन लिया जाता है, और तीसरा जो है सो आपको बच्चों के संदर्भ में स्कूल जाने की समयावधि लिया जाता है, मतलब जीवन स्तर। अब देखो यहां पर जो ये 3 बातें लिया, शिक्षा या जीवन प्रत्याशा, मतलब किसी देश में जीवन मतलब मातृ दर कितना ज्यादा है, और तीसरा मैंने बोला जीवन स्तर कैसा है। तो क्या इससे ओवरऑल देश की डेवलपमेंट का पता चलता है, ह्यूमन कितना डेवलप कर रहा है? नहीं, यहां पर कुछ गैप था। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए अगेन एक टर्म आता है PHDI। अब आप कहोगे ये PHDI इंडेक्स क्या है? तो PHDI इंडेक्स का मतलब होता है, आपको मैं बताऊं, एक सेकंड में बताता हूं आपको। PHDI का होता है, एक सेकंड बता रहा हूं, प्लेनेटरी करके होता है। एक सेकंड दोस्तों मैं बता रहा हूं। प्लेनेटरी प्रेशर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्लेनेटरी प्रेशर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आप कहोगे ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? अब देखो यहां पर एक और चीज क्या होता है, आपने शिक्षा को जोड़ा, ठीक, पहला हमने कहा अभी, दूसरा स्वास्थ्य को जोड़ा, तीसरा जीवन स्तर को जोड़ा। ह्यूमन कितना डेवलप कर रहा है, तो क्या इससे डेवलपमेंट पूरा हो रहा है भारत में? इसको तो नहीं पता, इसका तो नहीं पता चला। तो अब प्लेनेटरी मतलब आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो, उस डेवलपमेंट में, एक सेकंड लगता है हैंग हो गया, आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो उस डेवलपमेंट में आप पृथ्वी का कितना नुकसान कर रहे हो। अच्छा दोस्तों एक बात पूछूं, 2020 को ज्योग्राफी के अनुसार कौन से काल में बांटा जाता है? एंथ्रोसीन काल में बांटा जाता है। हम लोग अभी 2020 में से जो आ रहे हैं एंथ्रोसीन काल में आ रहे हैं। अब देखो यहां पर जो मैंने PHDI की बात की, इस PHDI में कहा जाता है कि कोई देश अगर डेवलप कर रहा है तो आप CO2 को कितना उत्सर्जन कर रहा है, इसको देखिए। और दूसरा, प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट कितना है। मटेरियल फुटप्रिंट मतलब आपके पास मोबाइल है, आपके घर में बेड है, आपके घर में टीवी है, ये सब जितनी भी सामान है उसको बनाने में कितना ज्यादा आपने प्राकृतिक स्रोतों का दोहन किया। तो आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में डेवलप कर रहे हो कि नहीं डेवलप कर रहे हो। मैंने बोला आपको CO2 का आप कितना एमिशन कर रहे हो प्रति व्यक्ति, और प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट कितना ज्यादा हो रहा है, इसको भी आपको देखना होगा। इसको हम लोग बोले PHDI। अब PHDI प्लेनेटरी प्रेशर समायोजित मानव विकास सूचकांक तो निकाल लिया। इसके बाद UNDP के द्वारा कहा गया कि महिला को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो महिला असमानता सूचकांक मतलब जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स निकालने की बात कही गई। अब ये जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स निकालने की बात कही गई, यह 2010 में बहुत चर्चा में था। इससे पहले महिला विकास सूचकांक निकाला जाता था, और महिला विकास सूचकांक जो निकाला जाता था इसमें 2 बातें देखता था, HDI मेल का कितना है और HDI फीमेल का कितना है, उसके बाद एवरेज ले लिया जाता था, और UNDP के द्वारा यह निकाला जाता है। हालांकि ये सब बच्चे को मैं रटवाया करता था, आप लोग भी पढ़ते होंगे। अब देखो यहां पर अब जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स आया,
जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। इसमें मेन चीज क्या है कि महिला पुरुष के बीच कितनी असमानता है, इसके बारे में पता करने की बात कही गई है। अब यहां पर एक बात दोस्तों पूछो कि वुमेन ज्यादा पावरफुल होती है या फीमेल होती है, तो यहां पर आपको जवाब सोच के देखना, लेकिन मैं जवाब देता हूं आपको। देखो, अगर बायोलॉजिकली हम लोग देखें और एडवांस रूप से, तो फीमेल डोमिनेट करती है। एवरेज लाइफ फीमेल की 6 वर्ष अधिक है मेल की अपेक्षा। तो आपसे एक सवाल करूं कि जब बायोलॉजी बेहतर है, एवरेज लाइफ बेहतर है, तो समाज में ऐसा क्यों है कि इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, महिला गैप इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है। अब यहां पर एक बात और बताऊं, वाई क्रोमोसोम घट रहा है। देखो, आप समझने का कोशिश करो कि आप जब ट्रैफिक लाइट जंप करते हो तो आपको अपराध दिखता है क्या? कितना बड़ा अपराध दिखता है। दूसरा, अगर आपने थर्सडे को चिकन खा लिया, बोला आपको कि अगर थर्सडे को आपने चिकन खा लिया तो यह कितना बड़ा अपराध हुआ। अब देखो, एक ट्रैफिक लाइट जंप किया तो अपराध, और दूसरा आपने थर्सडे को खा लिया। तो यहां पर सब मेन चीज क्या निकल के आता है कि निर्णय किस तरह से आप ले रहे हो। मतलब क्या महिला अपने कामकाज में निर्णय ले पा रही है? आप समझिए, अंदरूनी निर्णय ले पा रही है। तो आपको ये समझना होगा, आपका निर्णय कौन लेता है? पिताजी लेते हैं, माताजी लेते हैं, या आप लेते हो? तो फिर इस तरह का इनइक्वलिटीज क्यों देखने को मिलता है? तो एक पहला गैप आप ये समझ सकते हो। दूसरा गैप क्या है? अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत संपत्ति है, तो निश्चित तौर पर वो संपत्ति किसके पास जाएगा? आपके मेल के पास जाएगा। हालांकि लॉज हैं, लेकिन आप समझिए। तो मेन कंसर्न क्या है? महिला के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, क्योंकि महिलाओं का मुख्य कार्य क्या माना जाता है? बच्चों को जन्म देना, उनकी देखभाल करना। जब तक आप उस घटक को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपका सूचकांक जो वुमेन जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स पूरा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। महिला के काम को काम नहीं समझाता आता है। दूसरा, पितृत्वात्मक सत्ता जो है अपना पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तीसरा, खुद पे नियंत्रण। देखो, यहां पर क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मातृत्व मृत्यु दर। कितनी महिलाएं जन्म के समय मृत्यु में चली जाती है? कितनी महिला किशोरावस्था में मां बन रही है? एक बात ध्यान रखना दोस्तों, स्पेशली मेल्स लोग, क्योंकि 9% इंडिपेंडेंट महिलाएं भारत में विवाह नहीं करना चाहती, वो अकेला रहना चाहती है, ऐसा कुछ डिबेट में सामने आया है। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स सोसाइटी की टॉपिक लेकर बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर दूसरा, विवाह की आयु दर भी बढ़ाने की बात चल रही है, ये सब रोकने की जरूरत है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो शब्द है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी कंसीडर करना चाहिए जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में। ये शब्द 1994 से चर्चा में है। अब देखो, वुमेन्स के बारे में जब भी आप मेंस के अंदर लिखो, ये सब बातें करो। दूसरा, एक और बातें बताऊं दोस्तों, याद आ रहा है, जब मेरे क्लासेस में कुछ बच्चे आते थे तो मैं फ्रीली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करता था। यकीन मानो, शुरुआत में मैं शक्ल देखता था और मैं भीड़ में फिर मैं 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो जाता था। मैंने बहुत काम किया है, मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इजिली नाम लेता हूं। अब पता नहीं वो लोग कितना उसको आत्मसात करते हैं, लेकिन आत्मसात जिसने कर लिया वही सबसे बेस्ट है। तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन बिल जो आया, इस पर भी बहुत लोगों ने आपत्ति जताया कि ये मेंस्ट्रुएशन को हटा के कुछ और कर दीजिए। गजब हाल है यार, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये इस नेचुरल प्रोसेस बंद नहीं हो सकता, इसके ऊपर कोई मतलब नहीं बनता है क्रिटिक्स करने का। ये जो पीरियड है, इवन मैं भी अपने बहन लोग से पूछ लेता हूँ पीरियड में हो क्या, या मैं अपने बच्चे लोगों से पूछ लेता हूँ, बेटा पीरियड तबियत खराब है क्या, पीरियड में हो क्या, मैं पूछ लेता हूँ। तो इस तरह से आप बिहेवियर को चेंज करके आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि मैंने बिहेवियर तो बहुत शब्द बदला, लेकिन कुछ एक अराजक तत्व आकर के उनके बिहेवियर को उल्टे दिशा में लेकर के चले गए। तो यह जो गरीबी का दुष्चक्र चलता है महिलाओं को लेकर, कितनी महिला है जो हायर एजुकेशन को पूरा करती है, इसको भी कंसीडर करना चाहिए। कितनी महिला है जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल चीजों में लेकर के जाती है, आपको यह बात ध्यान रखना है। एक और चीज होता है जो जेंडर गैप एट वर्क प्लेस निकाला जाता है। जेंडर गैप एट वर्क प्लेस निकाला जाता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहायता से निकाला जाता है। एक और चीज आपको बताऊं कि यूनेस्को द्वारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स निकाला जाता है। यूनेस्को द्वारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स
यह सिर्फ शिक्षा से संबंधित होता है। देखो ये जो वुमेन्स से रिलेटेड मैंने जितनी भी बातें की है, इनको अगर आप कंपाइल करोगे तो आपको एक अच्छा फॉर्मेट आंसर और वुमेन्स के बारे में सोच बदलेगा। हालांकि मैंने कुछ लोगों को देखा कि हम तो सनम डूबेंगे, तुम्हें भी सनम डुबा देंगे। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझो, कितना भी बोलो बोल भरे से आदमी दे, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको निर्णय खुद लेना है, सही और गलत। और कुछ लोगों ने भाई क्या कुछ बोलना ही बेकार है, क्योंकि कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे लोग। यहाँ आइए, यहाँ पर आप देखिए सर्विस सेक्टर में कितनी महिलाएं हैं, उद्योग सेक्टर में कितनी महिलाएं हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी महिलाएं हैं। अभी जो मैंने बताया आपको जेंडर गैप एट वर्क प्लेस, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में है, उसके बाद आपको इंडस्ट्री। इस तरह से आप देख सकते हो, ये देखने का जरिया होता है। एक और चीज़ आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से थोड़ा सा याद रखना, या कोई मेंस में आंसर लिखना हो, क्लॉडिया गोल्डिन ने को इस बार 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। और ये नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया है कि महिलाएं का वर्क प्लेस में किस तरह का गैप है, किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। तो किसी आंसर्स में और प्रीलिम्स के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये दोस्तों हमने बात की कि वुमेन्स को लेकर के किस तरह से वुमेन्स के साथ समस्या होता है, या जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स क्या होता है, या जेंडर गैप एट वर्क प्लेस क्या होता है, या यूनेस्को द्वारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को और अच्छे से ध्यान से देखेंगे। और मैं देखो एक्चुअल में अगर कोई चीज़ बताऊंगा ना, तो उसमें लंबा वक्त लगेगा, वो मैं क्लासेज में अच्छी तरह से कर पाता हूँ, यहाँ ऑफलाइन में ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। तो आप लोग इसको इंटरनेट के माध्यम से, बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसके ऊपर काम करना, और प्लीज़ अराजक तत्वों से दूर रहना, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा रोड़ा अदा करेंगे। ये आज आपको पता नहीं चल रहा है, बार बार बोलता हूँ, एक समय आएगा जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे और किसी से, देखो अब कभी कभार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंसान किसी से नहीं कह पाता है। आपके कोई ऐसा नज़दीकी आदमी हो, उससे आप शेयर कीजिए, या पापा मम्मी से डायरेक्ट शेयर कीजिए, मम्मा से डायरेक्ट कीजिए, या बहन से सिस्टर से शेयर कीजिए, या टीचर से शेयर कीजिए। कोई ऐसा नज़दीकी लोग है जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।